नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट देख रहे थे। और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग परफेक्शन आईएएस से 2 टेस्ट देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग आस्था आईएएस से जो है टोटल 5 टेस्ट देख चुके हैं। और नेक्स्ट आपका दृष्टि आईएएस से हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और इसमें देखेंगे तो टेस्ट नंबर 1, 2 कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट नंबर 3 का हाफ पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। और टेस्ट सीरीज यदि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो पर्पस यही है कि इतने अच्छे से टेस्ट सीरीज देखें कि उसके आयाम में यदि कोई प्रश्न बनता है तो आपका छूटे नहीं। देखिए, हम चाहते थे 1 से 1.25 घंटा में आपका पूरा 150 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, लेकिन वैसे टेस्ट का कोई मतलब नहीं। मैं आऊँ और 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, ठीक है, तो वैसे तो आप भी हल कर सकते हैं। बाकी टेस्ट से क्या होता है, सीखा जाता है। अब सीखने का क्या पर्पस है, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको मौका देते हैं। एक क्वेश्चन जब पढ़ते हैं आपको थोड़ा मौका देते हैं, आप लोग देखिए प्रश्न को और आंसर टिक कीजिए। तो आज जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है 80 से लेके 150 तक, और कुछ बीच में प्रश्न छूट गए थे 21 से लेके 25 समथिंग तक, ये प्रश्न हम लोग सारा कुछ देखेंगे। और एक एक प्रश्न का आपको मौका देंगे कि आप लोग पैरेलली हल करें। तो आप जो भी आपके पास यदि पेज है तो पेज ले ले, कलम ले ले, पैरेलली मेरे साथ हल करते रहें। ये बेहतर तरीका है टेस्ट देने का। बाकी टेस्ट का डिस्कशन सुनने का मीनिंग उसी समय यूजफुल होगा जब आप पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं, सीख लीजिए। यदि आपको आता है आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम लोग टेस्ट सीरीज सारा फिनिश करेंगे तो देखें आप जो है आपके नॉलेज में काफ़ी बूस्टअप होता हुआ दिखेगा। देखिए, सारी चीज़ें जो है आपके कॉपी किताब में आपके नहीं मिलेंगी, तो कुछ टेस्ट सीरीज से भी जो है कवर होता है। और टेस्ट सीरीज जो है देखेंगे तो एक टीम मिलकर बनाती है। अब टीम जो है अगर बेहतर टीम हो तो बेहतर बेहतर प्रश्नों को जो है यहाँ पर रखने का प्रयास करेगी। और ये जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं अभी दृष्टि आई से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 6 से 10 तक दिया गया है, एनसीईआरटी को कवर किया गया है। बट कुछ प्रश्न यहाँ पे 11-12 का भी डला हुआ है, ठीक है, तो उसे घबराने की बात नहीं है। मैच आप जब देखते होंगे तो कुछ बॉल बाउंसर भी आता है, ठीक है। तो बाउंसर को क्या करना पड़ता है, या एयरकर कभी कभी आता है, आप हैंडल नहीं करते हैं तो उसको क्या होता है, वहाँ पर डक करना पड़ता है, ठीक। तो वैसे में कुछ प्रश्न आपको डिफिकल्ट होंगे, बाकी जो है प्रश्न नॉर्मल ही रखे गए हैं, लेकिन प्रश्नों का स्तर जो है बेहतर है। और पिछले साल जैसे बीपीएससी में पूछा गया है उसको मैच करने का प्रयास किया गया है। तो टेस्ट सीरीज बेहतर है और इस टेस्ट सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आपको कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी के लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम कर ही रहे हैं, ठीक। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डेली वहाँ पे होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। डेली आपको टॉपिक दिया जाता है और उसी टॉपिक का उसी दिन टेस्ट होता है। और उस टेस्ट का लाइव डिस्कशन होता है। अब लाइव डिस्कशन उसका यूट्यूब पे नहीं होता है, उसका लाइव डिस्कशन आपको गूगल मीट या जूम के माध्यम से किया जाता है, जहां आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। एक बेहतर सा आप सभी के लिए जो है बीपीएससी के लिए व्यवस्था चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग अच्छा वहाँ परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो यदि आप ऐड होना चाहते हैं अभी से भी तो वहाँ पे देखेंगे तो एनिसेंट हिस्ट्री आपको कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ऐड होना होगा तो मैं नंबर ऑलरेडी दिया हूँ, ठीक है। 90 जो है 1504059 इस टेलीग्राम नंबर पे आप जो है क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा यहाँ पे पैरेलली में बिहार स्पेशल भी हम करा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल में यदि देखेंगे तो मैप के माध्यम से आपको पूरा बिहार स्पेशल कराया गया है, वो लेक्चर तो आप जरूर जाके देखेंगे। इसके बाद बिहार स्पेशल का करंट अफेयर भी हम लोग कर रहे हैं। तभी बहुत सारा काम यहाँ पे किया जाना बाकी है, और हम एक एक करके करते रहेंगे। तो बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है वो भी काफ़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको भी जाके आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। सारा वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे बीपीएससी 69, ठीक है। बीपीएससी 69 पे जाएंगे और वहाँ पे जैसे जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही सारा सीक्वेंस में आपको वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए थोड़ा धैर्य बना कर रखेंगे, पीडीएफ भी सारा कुछ अभी तक दिया गया है, अभी भी दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आइए तो प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये हम लोग टेस्ट देख रहे हैं दृष्टि से, इसका टेस्ट नंबर 3। अच्छा, इस टेस्ट में ये भी है आपका साइंस का प्रश्न तो है ही, साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर अक्टूबर नवंबर 2022 का कलेक्शन है। चलिए, तो हम लोग 80 तक देखे थे, लेकिन बीच में कुछ इरर होने की वजह से ये प्रश्न संख्या 21, 22, 23, 24, 25 जो है नहीं देख पाए थे। तो ऐसे में ये प्रश्न देख लेते हैं और फिर हम लोग 81 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया, सुमेलित कीजिए।
भर्जन है, निस्तापन है, थर्मिट अपक्रिया है और राइट साइड में कुछ होगा। ठीक है, देखिए भर्जन की बात करें तो आपका सल्फाइड ऐश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करने पे ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ए का 3। निस्तापन की बात करेंगे तो ये जो है कार्बोनेट ऐश को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्मिट अपक्रिया। थर्मिट अपक्रिया जो है आपका अप अपचायक के रूप में एल्युमिनियम चूर्ण का उपयोग करके धातु बनाने के लिए धातु ऑक्साइड का उपयोग, ये आपका 2 हो जाएगा। और लास्ट इसमें ऑप्शन देखते हैं, लास्ट है आपका उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। गलित अयस्क के विद्युत अपघटय के रूप में शुद्ध अभिक्रिया धातुओं को निष्कासित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न डिफिकल्ट होते हैं, जैसे ये प्रश्न आपका डिफिकल्ट था, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखिए एक आध प्रश्न यदि आप छोड़ भी देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पादप का कार्य जो है दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि अमीबा में जो है कौन पदार्थ का कार्य दर्शाता है। पदार्थ का मतलब कृत्रिम पाँव। ठीक है, यानी सिंगुलर जो है सेडू जो है पोडियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए अंतःग्रहण दिया है, गमन श्वसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, इसके आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए गमन की बात हो या अंतर्ग्रहण की बात हो, इसके लिए जो है पदार्थ बनाती है। तो वास्तविक देखेंगे तो अमीबा और जो है अमीबीय कोशिका गमन और कणों के अंतर्ग्रहण के लिए पदार्थ जो है बनाती है। तो ऐसे में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ कुछ प्रश्न है, बट घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए क्षुदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अभी आप आंसर कर सकते हैं, ये काफ़ी पुराना प्रश्न है। ठीक है, शाकाहारी जंतुओं का क्षुद्रांत जो है लंबाई में कम होता है, मांसाहारी का लंबाई में अधिक होता है। अवरोधिनी पेशी अमाशय से क्षुद्रांत तक भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करती है, एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें इसका। देखिए जितने भी जंतु वगैरह हैं उनके भोजन के अनुसार ही क्षुद्रांत की लंबाई वगैरह होती है, और विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत का लंबाई जो है भिन्न भिन्न देखने को मिला जाएगा। स्टोमेज के अंदर की बातें हो रही है। ठीक है, घास खाने वाले शाकाहारी को जो है सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत चाहिए होता है। तो शाकाहारी को जो है आपको शाकाहारी जंतुओं को क्षुद्रांत की जो है लंबाई यहाँ पे कम दिया है, जबकि इनको क्या चाहिए, लंबाई ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जो भी शाकाहारी होंगे इनका लंबाई ज़्यादा होगा, तो ऐसे में तो ये गलत हो गया। ठीक है, वहीं देखिए मांसाहारी को क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है। ठीक, मांसाहारी में देखेंगे तो इनके क्षुद्रांत जो है अपेक्षाकृत शाकाहारी से छोटी होती है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी गलत हो गया। अवरोधी पेशी अमाशय से क्षुद्रांत तक भोजन को प्रवेश को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये बात क्या है, आपको सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, विषम की पहचान कीजिए, इसमें बताना है विषम कौन है। देखिए काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, दीर्घरोम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विषम बताना है। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले दिखा है आपको काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, एंजाइम में जो है प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और काइमो जो है आपका काइमोट्रिप्सिन जो है भाग लेता है। देखिए एंजाइम को जो है एंजाइम में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन हो गया, एक काइमोट्रिप्सिन शामिल होता है। पहला बात तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एमाइलेज यूज करते हैं। ठीक है, वसा को तोड़ने के लिए क्या होता है आपको यूज, लाइपेज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है दीर्घरोम। ठीक है, ये दीर्घरोम क्या होता है, क्षुद्रांत के अतिरिक्त जो स्तर पे अनेक जो है उंगली जैसे परिवर्धन होते हैं, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यही क्या हो गया, इनसे अलग हो गया, विषम हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों देखिए काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, तो एंजाइम में प्रोटीन के पाचन के लिए ये हेल्प करता है, उसमें शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज होता है। वसा के पाचने के लिए आपको लाइपेज होता है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। बाकी आगे हम लोग यहाँ से प्रश्न देख चुके थे, तब हम लोग सीधे जो है प्रश्न संख्या 81 पे आएंगे। ठीक है, 80 तक हम लोग प्रश्न देख लिए थे। ये बीच में जो है कुछ एरर रहा था और इसकी वजह से हम लोग प्रश्न नहीं देख पाए थे। ठीक है, अब कुछ कुछ प्रश्न बिल्कुल आपको नए दिख रहे होंगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नया प्रश्न है तो उसे सीख लें। ठीक है, एक आध प्रश्न ऐसे भी यहाँ पे डले गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, बट सारे टेस्ट में कोई भी टेस्ट आप लगाइए थोड़ा सा तो
वैसा आपको देखने को मिलता है। देखिए, बलनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का, सल्फर का, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? आंसर कीजिए। देखिए, इसका सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, सल्फर। प्राकृतिक रबर जो होता है उच्च ताप पे नरम और निम्न ताप पे क्या होता है? भंगुर हो जाता है। उच्च जल अवशोषण का क्षमता भी होता है इसमें, ठीक है। अध्रुवीय विलायक विलायक में घुलनशील होता है। ऑक्सीकरण क्रमों को में आक्षेप के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है इसमें। भौतिक गुणों के सुधार के लिए बलनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बलनीकरण क्यों किया जाता है? भौतिक गुण का अगर सुधार करना है तो इसीलिए बलनीकरण प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। और बलनीकरण जो है जनरली आपको देखने को मिलता है, जो अपरिष्कृत रबर होता है, रबर को सल्फर और उपयुक्त जो है एकजों के साथ क्या किया जाता है? 373 केल्विन से 415 केल्विन के परास के मध्य गर्म किया जाता है, और ऐसे में इस प्रोसेस को बलनीकरण बोलते हैं। तो सल्फर का हेल्प लिया जाता है, बस इतना बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में प्रचुरता में पाए जाने वाले द्रव्यमान युक्त कण कौन से हैं? देखिए, सबसे प्रचुरता में पाए जाने वाला पूछा गया है। कार्बन हो गया, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ठीक, देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो जो है सबसे उत्तम कण होता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में अगर पाया जाने वाला कोई द्रव्यमान युक्त कण है तो वो कौन सा है? न्यूट्रिनो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जब परमाणु नाभिक का संलयन होता है, जैसे सूर्य वगैरह में आप देखते होंगे, ठीक है, नाभिक का संलयन हो या विखंडन हो तो वहाँ पे न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड में देखेंगे, आप सूर्य में भी देखेंगे तो संलयन होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिनो होता है, इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाणुरोधी मिश्र धातु के रूप में किया जाता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तांबा और चांदी का, सीसा, मॉलिब्डेनम का, टाइटेनियम 3, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? देखिए, इस लेक्चर में हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा डाउन है तो आपको आवाज़ थोड़ा कम जाए। बाकी जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि लेक्चर जो है आपको अच्छे से डिलीवर जो है किया जाए, ठीक है। चलिए, और किन्हीं को स्लो लग रहा होगा तो आप लोग, यूट्यूब ऑप्शन देता है, आप लोग जो है स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। तो जीवाणुरोधी धातु की बात हुई है, और इसमें देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है, तांबा और चांदी यूज होता है, ठीक है। जीवाणुरोधी अगर धातु की बात किया जाए तो जीवाणुरोधी धातु और मिश्र धातु एक प्रकार की क्या होती है? धात्विक सामग्री होती है। मिश्र धातु उचित धातु का निर्माण तथा ऊष्मा जो है आपको उपचार द्वारा जीवाणु के आसंजन, विकास और प्रसार को रोकने में मजबूत होता है। यहाँ पे जीवाणुरोधी पूछा गया था, तो ये कॉपर और सिल्वर, ठीक है, कॉपर और सिल्वर आपको ये जो है जीवाणुरोधी आपको धातु, मिश्र धातु में जीवाणुरोधी स्टेनलेस स्टील, जीवाणुरोधी टाइटेनियम, जीवाणुरोधी मैग्नीशियम और मिश्र धातु तथा जीवाणुरोधी कोबाल्ट मिश्र धातु के रूप में कई प्रकार के बैक्टीरिया के विरुद्ध ये लोग जीवाणुरोधी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चूंकि दिख रहा है तांबा और चांदी, तो यही सही हो जाएगा। ये सब क्या है? जीवाणुरोधी मिश्र धातु। अगला देखिए, डैश और डैश का योग स्टेनलेस स्टील का संक्षारण जो है प्रतिरोधी होता है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रोमियम और निकेल का योग स्टेनलेस स्टील को संक्षारण का प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में देखेंगे तो क्रोमियम और निकेल और कुछ अन्य मिश्र धातु का मिश्रण होता है, और यही क्या करता है? आपको स्टेनलेस स्टील को संराक्षण जो है, संक्षारण जो है, प्रदान, प्रतिरोधी बनाता है। तो क्रोमियम और निकेल जो है आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जब क्रोमियम को आपको स्टील में मिलाया जाएगा तो क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। क्रोमियम को स्टील में मिलाएगा तो क्या बनेगा? क्रोमियम ऑक्साइड। और वायु और नमी को जंग लगने से रोकने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्रोमियम और निकेल को जो है मिलाया जाता है, ठीक है, उनका जो है जंग वगैरह ना लगे, वो अधिक समय तक जो है अच्छा बना रहे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? देखिए, कोई भी रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो आपको नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आंसर करें आप लोग। देखिए, यहाँ पे दूध का दही में जमना, अब यहाँ पे दूध दही में बदल जा रहा है, तो ये तो एक क्या बन रहा है? आपको नया पदार्थ ही बन जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये रासायनिक हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, चूंकि यहाँ पूछा है नहीं। जलती हुई लकड़ी, ये भी अपना रूप चेंज कर देता है। तो ये दोनों क्या हो गया? रासायनिक का उदाहरण हो गया। ये अल्कोहल का वाष्पीकरण, यही को क्या हो जाएगा आपको?
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी सामग्री आकार या रूप बदल सकती है, ठीक है, लेकिन कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कोई नया यौगिक उत्पन्न नहीं करती है वो लोग, भले ही क्या करती है, वो अपना आकार और रूप बदल देती है। अब अल्कोहल का वाष्पीकरण होगा तो अल्कोहल ही रहेगा, वो अपना रूप नहीं बदलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए दूध दही में जम जा रहा है, ये रूप बदल जा रहा है, नया ही कुछ निर्माण हो जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एक बात तो ध्यान रखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे तो कहीं आपसे गलती नहीं होगा। अब कुछ उदाहरण आपको जैसे समझा देते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे यहाँ पे जलती हुई लकड़ी हो गई, दूध से दही बनना हो गया, अम्ल और क्षार को मिलाना हो गया, भोजन पकता है अपना रूप चेंज कर लेता है। ठीक है, कैरामल बनाने के लिए चीनी को गर्म किया जाता है, केक बनाने लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो बर्फ का पिघलना। ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी में एक सीट को मोड़ना, चांदी को एक साँचे में ढालना, बोतल तोड़ना, उबला हुआ जल हो गया। यहाँ पे वाष्पशील जो है अल्कोहल था, कागज का टुकड़ा टुकड़ा करना। अब कागज को आप कितना भी टुकड़ा कर दीजिएगा तो क्या अपना वो रूप बदल देगा, ये कागज ही रहेगा। ये कागज से जो है मोम नहीं बन जाएगा। ठीक है, कागज कागज ही रहेगा। ये सब भौतिक, बस इतना दिमाग में रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, जहाँ वो सेम ही रूप में हो, वो जो है अपना रूप नहीं बदले। ठीक है, शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प में ऊर्ध्वपातन द्वारा, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस के एक लेखक है, इन्हीं को दिया गया, आप लोग सही आंसर किए होंगे, एनी एर्नॉक्स। 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया है, फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2021 में अब्दुल्ला जो है रजाक गुरनाक को दिया गया था। ये 2022 का आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए, ये कहाँ पे किया गया था, गुजरात में। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछा गया है। विश्व आर्थिक मंच है, एशियाई विकास बैंक है, विश्व बौद्धिक संपदा है, एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर करें इसका, विश्व का बौद्धिक जो है संपदा संगठन, यानी किसकी बात हो रही है, WIPO की। ठीक, ये जो है आपको वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग जो जारी किए जाते हैं किससे, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है, याद रखेंगे। कौन, वैश्विक नवाचार सूचकांक। 2022 का इसमें थीम था आपको, नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। ठीक है, और 2022 में देखेंगे 132 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया, और 132 में भारत का पोजीशन था 40। 2022 के अकॉर्डिंग भारत का पोजीशन वैश्विक नवाचार में कितना है, 40 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2021 में भारत का रैंक 46 था, 2015 में 81 था। तो देखिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में नंबर 1 कौन देश है। ठीक है, तो ये जो है लगातार 12 वर्ष से आपको ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में नंबर 1 पे है। ठीक, इसके बाद आपको संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड वगैरह। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC स्थल के निर्माण के लिए समीक्षा की गई, ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय जो है विरासत परिषद बनाने के लिए किसको चुना गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बनावली दिया है, धौलावीरा, कालीबंगा, अमरी, कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के लोथल में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण की समीक्षा की गई है। अब लोथल तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे, गुजरात के लोथल में। लोथल आप जो हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका नाम बंदरगाह था ये एनिशियंट टाइम पीरियड में, तो इसी को चुना गया है। 2022 में ये परियोजना मार्च में शुरू भी हो गया था, और 3500 करोड़ लागत से जो है इसमें टोटल काम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत के समुद्री इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और समझने के रूप में जो है ये समझने के केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा।
NMHC। अगला देखिए, डैश की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, एक से अधिक या कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस तो आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रति वर्ष जो है 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल का क्या है, जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को, और इन्हीं के जो है जन्म दिवस के अवसर पे एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 2022 में जो है, अगर देखेंगे, अभी तो 2023 नहीं आया है, 2022 में जो है 31 अक्टूबर को इनकी जो है 147वीं जयंती जो है मनाई गई, ठीक। पहली बार जो है 2014 में मनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक और बात, इनसे रिलेटेड एक स्टैचू भी बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको पता है वो 2018 में उनकी 143वीं जयंती पे 2018 में आपको उसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 91। पहली बार यूएसए पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बार, ये पहली बार जो है ये वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया था। वाशिंगटन डीसी में पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि पहली बार हो रहा है तो ऐसे में इसको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगला देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने 100% डिजिटल बैंकिंग लागू किया है? ये ऑलरेडी हम आपको करंट अफेयर में कवर किए हैं इसको, बिहार स्पेशल में, ठीक है, जहानाबाद, ठीक है। तो जहानाबाद जिला जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। 11 अक्टूबर 2022 को ये न्यूज़ जो है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रयास से ये बताया गया, ठीक है। तो 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा करने वाला आपका जहानाबाद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 93। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में? अब ये भी प्रश्न किया गया है आपको, बिहार स्पेशल में बताया गया है। ये जो कहाँ पे, पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पादन को नवंबर 2022 में सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? ठीक है, सब्सिडी जो है बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, मीडिया है, फिल्म है, जैविक विज्ञान है, कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में जो है नया नीति लेके आया गया है कि जो भी कोई भी निर्माता है अपनी फिल्म में 75% शूटिंग बिहार में ही अगर करता है तो उसको जो है सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 3 घंटे का कोई फिल्म है और इसका 75% अगर देखेंगे, 3 घंटा का 75%, ठीक है, ये 3 हो गया या 4 हो गया, यानी 9/4। इसका मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा। एप्रक्स अगर 2 घंटे अगर कोई शूटिंग करता है 3 घंटे में, तो उसको 75% जो है अगर शूटिंग करता है तो उसको कुछ सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किसको लेके दिया गया है, फिल्म को, ताकि यहाँ पे फिल्म शूटिंग करे लोग, ठीक है। चलिए इतना बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? दीनानाथ शरण सम्मान, आंसर करिए आप लोग। तो ये जानी मानी जो है दर्शन शास्त्री और कवयित्री है जिनका नाम है सुधा सिन्हा, ठीक है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को जो दीनानाथ शरण सम्मान दिया गया है, ठीक, 2022 याद रखेंगे। और ये प्रतिवर्ष आपको दिया जाता है, ठीक है। सम्मानित व्यक्ति को इसमें 11,000 रुपया और कुछ जो है आपको प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है, ठीक। तो दीनानाथ सम्मान याद रखेंगे, प्रोफेसर सुधा सिन्हा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिक्षय मित्र पंजीकृत करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, यहाँ मिक्षय मित्र दिया है, ठीक है। देखिए इसका आंसर करिए आप लोग। यहाँ पे मिक्षय नहीं होगा, निक्षय कर लीजिएगा, ठीक है, निक्षय मित्र। तो इसमें जो है उत्तराखंड, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बन जाएगा। उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, ठीक है। अब ये निक्षय मित्र आपको समझ में नहीं आया होगा, आखिर निक्षय मित्र है क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बस जान जाए। ये मिक्षय नहीं है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, निक्षय है, निक्षय मित्र है। निक्षय मित्र में देखा जाए तो इसके रूप में जो है प्रत्येक व्यक्ति या एक दूसरे से अधिक टीबी रोगियों को कम से कम 1 वर्ष तक गोद लेकर उपचार करने में सहयोग करेगा। और निक्षय मित्र जो है केंद्र सरकार द्वारा सुझाया गया क्या है, फूड बास्केट में प्रत्येक माह रोगी को उपलब्ध कराएगी, जिसकी अनुमानित लागत जो है 1,000 रुपया होगा।
तो इसमें जो है टीबी से रिलेटेड लोगों को हेल्प किया जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 97। जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत बिहार के सरकारी स्कूल में निम्नलिखित में से क्या स्थापित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, नल कनेक्शन, पोर्टेबल वाटर वेडिंग, रूफटॉप सोलर प्लांट। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के सरकारी स्कूल में रूफ के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगाने की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी बन जाएगा। और इस मिशन के तहत बिहार के जो है 1890 स्कूल के ऊपर रूफ टॉप पे सोलर प्लांट लगाने की बात की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, प्रशासनिक भवन वगैरह के ऊपर भी जो है यहाँ पे सोलर प्लांट जो है लग रहा है धीरे धीरे। आगे देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। स्वर्ण शक्ति ये जो है किसको मिला है? आपको भागलपुर को। भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव को जो है एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पे स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 99। बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह कटिहार है, जमुई, पटना, सारण। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। सीता माता की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ? सीतामढ़ी में लगाई जा रही है। ठीक। और सीतामढ़ी में भी आपसे अगर लोकेशन पूछा जाए तो जो है राधो जो है पूर्व बखरी में स्थापित किया जा रहा है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हम। ये जो है चक्रपाणी हिमांशु को। ठीक है, बिहार राज्य बाल श्रम। तो जो अब बिहार स्पेशल करेंट अफेयर हम करा रहे हैं, ठीक है, एक लेक्चर में बस एक टॉपिक, और वो टॉपिक जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको जाके देखेंगे, वो बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके बताया गया है। ठीक है, एक एक चीज वहाँ पे बताया गया है, उसे जरूर आप जाके देखेंगे। बिहार सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। इस पहल के तहत निम्नलिखित में से किस जिले में जो है क्लिनिक खोला गया है? भूकंप क्लिनिक, ये भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर करें। देखिए, बिहार राज्य में आपको पता है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, आंसर इसका करें आप लोग। तो ऐसे में जो है भूकंप क्लिनिक की बात की गई है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर वगैरह में। तो यहाँ पे पटना में भी है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर। एक से अधिक हो गया, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। यहाँ पे भूकंप से होने वाला नुकसान से बचने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के पहल ये किया जाता है, उसी में एक पहल है ये। ठीक है, इस लोगों को जागरूकता फैलाना है लोगों के अंदर। ठीक है, अगला देखिए 102। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? ये आपको कहाँ पे किया गया? आप लोग आंसर कर लिए होंगे, हैदराबाद। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र भी विश्व जो है भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। जियो जो है एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। ठीक है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना है और कोई भी उससे पीछे ना रह जाए। ठीक है, ये जो है वहाँ पे विषय रखा गया है। और ऐसे में हैदराबाद में जो है आपको ये जो है भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सर्विस एक्ट डीएस एक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी है? अच्छा प्रश्न है। देखिए देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है आपको डिजिटल सर्विसेज एक्ट को अंतिम जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 104। ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? चौथे हेली इंडिया, ठीक है, हेली इंडिया का जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये नागरिक जो है उड्डयन मंत्रालय के द्वारा चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, ध्यान रखेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ये चौथा जो है आयोजन किया गया। ये भी बात ध्यान रखेंगे, कहाँ पे किया गया? जम्मू और कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है आपको 11 अक्टूबर को। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिख नहीं रहा। ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या कर देंगे? ई कर लेंगे। 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2022 का इसका थीम था अभी हमारा समय है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। ठीक है,
तो 11 अक्टूबर ध्यान रखेंगे। और ये 2011 से परंपरा चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 106, अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस 2022 का थीम क्या था? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। यानी सभी को क्या करना है? रिसाइकिल कर देना है, चाहे छोटा से छोटा ही कुछ क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय ई जो है अपशिष्ट दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट जो है अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी ई कचरे को जो है काबू पाना और नियंत्रण पाना। नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। सारस किरण की संख्या बढ़ाने के लिए गृह निर्मित हस्तशिल्प को, इसमें आंसर कीजिए। नई दिल्ली में जो ये आपको सरस फूड फेस्टिवल आयोजन किया गया, इसमें गृह निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया गया। स्वयं जो सहायता समूह है ये महिलाओं के द्वारा किया गया, पारंपरिक और घरेलू हस्तशिल्प, पेंटिंग, खिलौना, ये सब जैसे कला को जो है बढ़ावा देने के लिए सरस जो है फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण से सम्मानित किया गया? 4 स्टार जो है किसको दिया गया, ये पूछा गया है। देखिए आंसर करें इसका। देखिए आप सभी को पता है कि यात्रियों का अच्छा क्वालिटी हो, पौष्टिक भोजन हो, उसके लिए सब रेटिंग वगैरह दिया जाता है। वैसे में भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। FSSAI के द्वारा ये सब दिया जाता है। ठीक है, 1 से 5 तक रेटिंग दिया जाता है, इसमें जो है आपको भोपाल को 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 109, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए कितने मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है? ये भी काफी फेमस प्रश्न है। ठीक है, आंसर करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए जो है आपको एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की बात की गई। किसके? एसटी के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया था कि ये बनाने का योजना किसके लिए, तो एसटी के लिए। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 110, अभी हम लोग करेंट अफेयर देख रहे हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसने विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 का भारत का पहला रजत पदक जीता? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रसन्न जो है शेषाद्री। प्रसन्न शेषाद्री जो है विश्व पहेली चैंपियनशिप, ठीक है, जो विश्व पहेली चैंपियनशिप हुआ कब का? 2022 का। इसमें जो है आपको प्रसन्न शेषाद्री के द्वारा जो है 11 वर्ष के पत्र के बाद भारत का पहला रजत पदक मिला। तो भारत का पहला रजत पदक इसमें मिला है। अच्छा, ये WPC की बात करें यानी विश्व पहेली चैंपियनशिप में, इसमें जो है गोल्ड मेडल किसको मिला है? स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो केन एंडो को मिला है, और केन एंडो जो है जापान से। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा न्यूटन की गति का विषय में प्रथम नियम से ली गई है? अब देखिए, अब फिर साइंस का प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, न्यूटन की गति का पहला नियम, संवेग संवेग विस्थापन जड़त्व। तो देखिए पहला नियम किससे जुड़ा हुआ था? आपका जड़त्व से। यानी कोई वस्तु चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखेगी जब तक कोई उस पर फोर्स काम नहीं करता है। यही था आपका। ठीक है, तो प्रथम नियम में यही बोला जाता है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल जो है फोर्स, बाह्य बल आरोपित न किया जाए, और आरोपित करने पे वो आपको विस्थापित होता है। तो ये जड़त्व का नियम है आपका, न्यूटन का पहला नियम। यानी कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्टे में रहना चाहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, अगला देखिए, संवेग के परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु बहुत कम समय के लिए कार्यरत बड़े बल को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए थोड़े समय के लिए जो बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवेग। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका बी हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझिए कि कोई गेंद है किसी दीवार से टकराकर वापस जो है परिवर्तित होती है, तो दीवार द्वारा गेंद पे लगाया हुआ जो बल होता है बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, जितने समय के लिए दोनों संपर्क में होते हैं उतना ही में बल लगाता है वो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोगी आवेगी बल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आवेग का अगर देखेंगे आप, तो आवेग बराबर आपको क्या होता है?
बल इनटू समय अवधि। अब समय अवधि काफी कम होता है, ठीक है, तो बल इंटू समय अवधि आयोग बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक मात्रक है। अब देखिए मूल भौतिक मात्रक 7 होते हैं आपको, ठीक है, इसमें से पूछा है कौन सा है, बल, कार्य, वेग, एक से अधिक है, कोई नहीं। आंसर करें। देखिए भौतिक जो है मूल कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इन्हीं को जो है लेके डिफाइंड किया जाता है। एक होता है आपका जो है मेन मूल राशि, और एक होता है व्युत्पन्न डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मूल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बल, कार्य, वेग, साथ में किसका किसका नाम आता है आपका। तो समय के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं, सेकंड हो गया पहला। लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। विद्युत धारा के लिए हम लोग एम्पियर यूज करते हैं, ये चौथा हो गया। ठीक है, तापमान के लिए हम लोग केल्विन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। साथ साथ पदार्थ की मात्रा के लिए मोल इस्तेमाल करते हैं। तब देखिए यहाँ पे बल, कार्य, वेग दिया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, कौन होता तो होता, पहला याद रखेंगे, समय के लिए सेकेंड, लंबाई के लिए मीटर, यानी सेकेंड हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल, ये सब 7 जो है आपको 7 मूल भौतिक राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, काफी आसान सा प्रश्न है, दो ही राशि अदिश और सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है आपको, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, जबकि सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको क्या बताना है, अदिश इसमें कौन है, आंसर करें। केवल जिसमें परिणाम होता है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ऊर्जा दिया है, संवेग, शक्ति, कार्य। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा क्या हो गया आपको, अदिश राशि हो गया। ऊर्जा के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आप कभी नहीं बोलते होंगे इस डायरेक्शन में इतना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन आप नहीं बताते हैं। तो ऊर्जा हो गया, या आपको दूरी हो गया, गति हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, शक्ति हो गया, ये सब क्या है आपको, शक्ति हो गया। ये सब क्या है आपको, अदिश राशियां है, जहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सदिश किसको बोलते हैं, जहाँ परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग। तो यहाँ पे संवेग क्या है आपको, ये सदिश राशि है, चूंकि यहाँ डायरेक्शन को भी बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1, 3, 4। गोली चलाने पे बंदूक पीछे हटती है, यह घटना गति के कौन से नियम को बताती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये न्यूटन के गति का जो है तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या बोलता है आपको, कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे आप बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो आपको पीछे झटका महसूस होता है, यानी आगे गोली निकलता है, पीछे झटका, यानी एक्शन तो होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं आपको, न्यूटन का तीसरा गति का नियम। तो आसान सा प्रश्न था। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त क्या होती है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश को अधिक सघन माध्यम से कम जो है सघन माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए आपको क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कराना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा कब, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए पहला केस तो ये होगा कि प्रकाश को अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाना होगा। ठीक है, तो अधिक सघन माध्यम से कम में, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, इसमें क्रांतिक कोण से अगर वैल्यू ज्यादा नहीं हो आपतन कोण का, तो कभी पूर्ण आंतरिक जो है परिवर्तन नहीं होगा। ये भी क्या है आपको सही है, दो सही हो गया, तो ऐसे में ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 117 देखिए, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग। प्रकाश के परिक्षेपण का, अपवर्तन का, परिवर्तन का, एक से अधिक या कोई नहीं। इंद्रधनुष आप देखे होंगे, कब इंद्रधनुष बनता है, जब बारिश होती है, बारिश के पश्चात देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या होता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन और परिवर्तन। तो अपवर्तन भी होता है, परिवर्तन और प्रकीर्णन भी होता है, ये तीन वजह से ये होता है, इंद्रधनुष बनता है। एक से ज्यादा सही हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब दोपहर में कभी भी ये आपको
इंद्रधनुष देखने को नहीं मिलेगा 12 बजे, ठीक है। सूर्य जब आपको ईस्ट में रहेगा तो वेस्ट में मिलेगा, वेस्ट में रहेगा तो ईस्ट में मिलेगा। क्षय द्वारा टाइटेनियम की अर्धवायु 12.5 वर्ष है। 25 वर्ष बाद शुद्ध टाइटेनियम का एक नमूने का कितना अंश अविघटित रहेगा? देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, 1/4। चूंकि यहाँ पे दिया है कि 12.5 वर्ष में टाइटेनियम के नमूने का कितना आधा भाग रह जाता है, 12.5 में जो है आधा भाग, सिंपल सा बात है, 25 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो 25 वर्ष में जो है 1/4 अवघटित रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, डायनेमो एक उदाहरण है। डायनेमो क्या करता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कौन करता है, आपका मोटर, जो आपके घर में मोटर लगा हुआ है वही करता है, और ये डायनेमो हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्जा के बारे में आप सभी को पता ही है कि ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो आखिर कर क्या सकते हैं, तो ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय में बदल दे। किसी पिंड वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोई भी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होगा, ये पृथ्वी हो गई अपनी, मान लीजिए, ठीक है। तो वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुव पे, ठीक है। अब ये बीच में देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वस्तु का भार कहाँ पे होगा, जहां जी का मान ज्यादा होगा। देखिए वस्तु का भार डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, एम इंटू जी होता है, ठीक है। तो एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है, ये तो कांस्टेंट रहता है, कहीं भी जाए, किसी ग्रह पे आप चले जाएं मास कांस्टेंट रहेगा। तो जी वैरी करते जाएगा, आपका वेट वैरी करते जाएगा, क्योंकि अधिकतम यहाँ पे भार की बात की गई है। वेट का मतलब क्या होता है, भार, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान जो है चेंज होता है, नहीं होता है बिल्कुल, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, भार बदलते रहता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे अर्थ पे यदि 60 kg का है, भार है उसका, चंद्रमा पे जाता है तो 10 kg का हो जाता है। वजह क्या होता है, वहां पे जी का वैल्यू G/6 है, यानी यहाँ के जी के वैल्यू का लगभग 1/6 हिस्सा कम है, तो सीधे 1/6 कम हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया था किसी वस्तु का भार कहाँ पे जो है अधिक होगा, ठीक है। तो ये ध्रुव पे अधिक होगा, क्योंकि ध्रुव पे क्या होता है, जी का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी जैसे हम लोग गोल यहाँ बनाते हैं, पृथ्वी तो ऐसी गोल है नहीं, यहाँ पे चपटी है और यहाँ भी क्या है, एक चपटी है, जिवाइड शेप होता है पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का त्रिज्या जो है ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त हो गया, तो जाने पे क्या होता है, ये बढ़ता है। अब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जी का वैल्यू क्या होता है, जी बराबर आपका होता है G/m/r1, ठीक है, क्लियर है। तब ये अगर बढ़ता है तो जी का मान ध्रुव पे विषुवत रेखा अपेक्षा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसलिए ध्रुव पे क्या होगा, अधिकतम भार होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्रुव पे अधिकतम भार होगा। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का तात्पर्य क्या है, प्लायन वेग क्या होता है, न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए। तो आप किसी भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर यहाँ से उसको रिलीज कर दिए तो दोबारा अर्थ के जो है ये जोन में नहीं आएगा, ये अर्थ हो गया आपका। तो अर्थ का ग्रेविटी का कुछ रेंज है, मान लीजिए यहाँ तक रेंज है, ठीक। अब इसको किसी वस्तु को दोबारा अर्थ पे नहीं लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से इस वस्तु को रिलीज करना होगा ताकि इसके ग्रेविटी से बाहर चला जाए। अब ये चक्कर लगाएगा, दोबारा कभी आए नहींगा, इसको हम बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है। ये कभी दोबारा वापस ही नहीं आए, ठीक है। अगला देखिए, किसी ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ध्वनि का तरत्व तीव्रता जो है किस पर निर्भर करता है, आयाम पे, आवृत्ति पे, ध्वनि की तीव्रता पे, एक से अधिक है कोई नहीं, आंसर कीजिए। देखिए जो आवृत्ति होती है ना, ठीक है, यही जो है आपको ध्वनि का जो है तीव्रता जो है निर्धारित करती है, ठीक है। देखिए अगर कंपन की आवृत्ति अगर अधिक होगी तो हम क्या बोलेंगे, ध्वनि तेज है, उसका तरत्व अधिक है। कंपन की आवृत्ति यदि कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, ध्वनि का तरत्व कम है, ठीक है। ध्वनि का तीव्रता उसके आयाम पे भी निर्भर करता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया था तरत्व, तो तरत्व जो है आवृत्ति पे ही निर्भर करेगा, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्रों को किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? जिस किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो हम लोग क्या प्रयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं? आसान प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिख लेता है, यानी निकट देखने का उसको दोष हो गया, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसमें हम जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। आप लोग सही आंसर किए होंगे। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। ये हो गया आपको अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। देखिए देखिए, बेसिक कहानी सही है। मान लीजिए ये मानव नेत्र हो गया, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए मानव का खोपड़ी हो गया, और ये मान लीजिए मानव नेत्र है इसका, ठीक। अब कोई वस्तु जो है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे। ये वाला भाग रेटिना है आपका, ये वाला भाग क्या है? रेटिना है। अगर इस पे अगर किसी का प्रतिबिंब इमेज बनता है तो आप तो स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन होता क्या है इसमें कि आपको रेटिना पर ना बन के ये पहले ही बन जाता है, ठीक है। ऐसे में हम लोग लेंस, किस लेंस का यूज करते हैं? आपको अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस के यूज करके और उसको रेटिना पे प्रतिबिंब बनवाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में जो है आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, दो कंडीशन है, चलिए बता ही देते हैं। ये जो इंसान के अंदर, आंखों के अंदर लेंस होता है, वो क्या होता है? आपको उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस होता है, मान लीजिए इंसान का खोपड़ी हो गया, ठीक है। अब हमारे अंदर जो है कौन सा? उत्तल लेंस होता है। अब यदि निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, कोई वस्तु देखना है, तो ये जो है यहीं पे आके कट जाता है, यानी बनना है इसको यहाँ पे रेटिना पे, लेकिन यहीं पे बन जाता है। ऐसे में वस्तु आपको दिख नहीं पाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस आप सभी को पता ही होगा। अवतल लेंस जो है कुछ ऐसा दिखेगा। तो अवतल लेंस हम लोग लगाते हैं, अवतल लेंस का चश्मा देते हैं, और ऐसे में क्या करेगा, इस रे को ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ले जाके अब इमेज बनाएगा रेटिना पे। अब आप इसको इजिली देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखिए। बाकी देखिए लेक्चर को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो सके। निम्नलिखित में कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है? देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ही एकमात्र ऐसा घटना है जो सिद्ध कर सकता है कि प्रकाश क्या है, आपको अनुप्रस्थ रंग है, ठीक है। प्रकाश के बारे में आपको पता ही है कि प्रकाश कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो है घटक एक दूसरे से लंबवत होते हैं और प्रसार के दिशा के लंबवत होते हैं। ध्रुवीकरण जो है तरंग के प्रसार की दिशा और लंबवत समतल में जो है विशेष दिशा में आपको प्रकाश के कंपन को सीमित करके रखता है। तो प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या बताता है? कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ रंग है। देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक और अनुचुंबकीय पदार्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुचुंबकीय पदार्थ सबसे पहले किसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ, ऐसे पदार्थ को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षीण चुंबक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं आ पाता है, सशक्त चुंबकत्व तो नहीं आ पाता है, वैसे को हम क्या बोलते हैं? आपको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपका एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो, ये चुंबकत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है, आप भले इसे चुंबक रेंज में रख दे तभी भी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको रखेंगे अनुचुंबकीय में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, एक से अधिक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 126। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तापमान अगर बढ़ेगा तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा? एक से अधिक या कोई नहीं? अब एक से अधिक ऐसे प्रश्न में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। आंसर कीजिए। देखिए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका बी, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी, ठीक है। देखिए तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है।
क्रांतिक ताप जो है शून्य हो जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर द्रव का तापमान क्या होता है, आपको यहाँ पे पूछा था, तापमान बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक अगर गिरावट आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं। यदि मान लीजिए अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो ऐसे में क्या होगा, तूफान आने का चांसेज है, ठीक है। बैरोमीटर में अगर अचानक से गिरावट आता है तो तूफान का संकेत होता है। मान लीजिए बैरोमीटर में अगर धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, उसका पाठ्यांक जो है बैरोमीटर का अगर धीरे धीरे डाउन होता है तो ऐसे में क्या होता है, आपको जो है कम वर्षा होने का संकेत होता है, वर्षा होगा, कम वर्षा होगा। बैरोमीटर के पाठ्यांक अगर धीमी जो है वृद्धि होता है अगर उसमें, तो मौसम बिल्कुल साफ रहता है अगर बढ़ता है तो, ठीक है, याद रखेंगे। साफ कब होगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ेगा। वर्षा कब होगा, जब धीरे धीरे डाउन होगा, लेकिन अचानक से गिर जाएगा तो क्या होगा, तूफान आएगा। तीनों कंडीशन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी है, ये भी आसान सा प्रश्न है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आप देखे होंगे चुंबकीय विकिरण में तरंग दैर्ध्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मैं बता देता हूँ, रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा, इससे कम माइक्रोवेव का, इससे कम औरक्त का, इससे कम दृश्यमान का, इससे कम पराबैंगनिक, इससे कम एक्सरे और इससे कम गामा रे, ठीक है। तो इतना बात याद रखेंगे, सबसे अधिक किसका आपको, तो ये रेडियो तरंग का, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो तरंग का, जबकि गामा का जो है सबसे कम होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, बड़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, आंसर करें। सेमीकंडक्टर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, कंडक्टर और जो है आपको इंसुलेटर के बीच वाला, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते किसको है, ठीक है। तो विद्युत चालकता कमरे के तापमान पे उष्मारोधी और चालक के बीच होता है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के में दो मटेरियल जो है जनरली इस्तेमाल किया जाता है, एक जर्मेनियम और एक आपका आपका सिलिकॉन, यही दोनों इस्तेमाल किया जाता है। जब से ये मार्केट में आया है तब से डिवाइस का साइज क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पहले आप देखे होंगे पंखा का रेगुलेटर कितना बड़ा बड़ा साइज का आता था, अब देखिए एक छोटा सा आता है। तो ये क्या हो गया, सेमीकंडक्टर से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर आने के बाद डिवाइस का साइज बहुत रिड्यूस हो गया है, भी बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न तो ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया कि तापमान अगर बढ़ाएंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये घटेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तापमान बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर इसका चालकता बढ़ जाएगा, ठीक है, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो तापमान यदि बढ़ा जाएगा, याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो सिंपल सा बात क्या है, चालकता क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि गर्म करने पर अर्धचालक का चालकता क्या होगा, तो आप क्या करते, बढ़ेगा। इसमें प्रतिरोध पूछा है तो आप क्या करेंगे, कम होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यही प्रश्न अगर अलग कर दिया जाए, गर्म करने पे पूछा जाए चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, गर्म करने पे ये अर्धचालक के बदले चालक डाल दिया जाए, कंडक्टर, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वायु में, जल में, धातु में, आप सभी को पता है कि ध्वनि के लिए तो सबसे पहले माध्यम चाहिए, और ध्वनि का वेग जो है किस पे निर्भर करता है, घनत्व पे, बस यही दिमाग में रखें। ध्वनि का वेग किस पे निर्भर करता है, तो वेग निर्भर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व, घनत्व जिसका जितना ज्यादा उसमें ध्वनि का वेग उतना ज्यादा। और आप सभी को पता होगा कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग घनत्व किसका ज्यादा होता है, ठोस का सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव का, और उससे कम जो है आपको गैस का। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज्यादा वेग कहाँ होगा, ठोस में। अब इन सब में देखें तो वायु तो ठोस है नहीं, जल है नहीं, धातु धातु ठोस है, तो इसी में क्या होगा, वेग सबसे ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ध्वनि का घनत्व पे उसका वेग निर्भर करता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैसे हो सकता है बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है ठोस में, तरल में, गैस में। संवहन देखिए, तीन तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसमें एक संवहन भी है आपको, ठीक है। तो तरल पदार्थ और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तरल और गैस में संवहन के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 132 देखिए, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को आममीटर में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को आममीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो समानांतर क्रम में एक शंट जोड़कर,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उसको आमीटर में आपको बदलना है, तो उसके पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। समानांतर में एक तार जो है आपको ऐड कर देना होगा, ठीक है। शंट का मतलब पैरेलल में, ठीक है। तापमान बढ़ने पर द्रव का सायंता क्या होगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए सायंता आप समझते हैं, सायंता किसको बोलते हैं, कोई पदार्थ है उसके कारण अपने विभिन्न सतहों के बीच सापेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो सायंता जो है तापमान बढ़ने पे क्या होगा, तो घटेगा, ठीक है। गैसों में सायंता द्रव से कम होता है और ठोस पदार्थ में सायंता नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द्रव की सायंता जो है कम होती है तापमान जो है बढ़ाने पे, चूंकि यहाँ पे द्रव पूछा गया था, तो द्रव का सायंता क्या होगा, तापमान बढ़ाने पे कम होगा। अगला देखिए 134, विद्युत तार स्थापन मूलतः है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में, समानांतर में, श्रेणी और समानांतर में, ठीक है। देखिए विद्युत तार जो है जनरली वायरिंग वगैरह जो घर में आपको किया जाता है वो कैसे किया जाता है, पैरेलल, पैरेलल वायरिंग किया जाता है। कहने का मतलब जैसे आपका मान लीजिए कोई कमरा है, कमरा में आप 5 जो है डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए फ्रिज यूज कर रहे हैं, एक बल्ब यूज कर रहे हैं, एक फैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक CFL यूज कर रहे हैं, एक मान लीजिए और जो है चार्जिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं। ऐसे में जो है पैरेलल वायरिंग किया जाएगा घर में आपको, यानी बल्ब के लिए एक वायर, ठीक है, फ्रिज के लिए एक वायर, सबके लिए एक एक वायर जो है किया जाएगा। ऐसे में देखिए पैरेलल वायरिंग करने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए एक वायर अगर खराब हुआ आपका, ठीक है, एक वायर खराब हुआ तो मान लीजिए फ्रिज वाला वायर खराब हुआ तो आपका फ्रिज ही नहीं चलेगा और सब डिवाइस चलेगा। लेकिन सीरीज वायरिंग अगर कर दिया जाए, एक ही वायर में अगर फ्रिज भी कर दिया जाए, बल्ब भी, अगर मान लीजिए कहीं भी ये वायर यहाँ खराब हो जाता है, तो ऐसे में सारा डिवाइस ही आपका क्या होगा, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो समानांतर क्रम में जो है रखा जाता है, याद रखेंगे वायरिंग वगैरह। बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे देखिए, लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। लोलक याद होगा आप सभी को, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो आवर्तकाल लोलक का किस पे निर्भर करता है आपको, देखिए द्रव्यमान पे, लंबाई पे, तापमान पे। तो देखिए यहाँ से तो दिख ही रहा है आपको कि ये टी, यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है आपका, पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये एल ही यहाँ पे वेरिएबल है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो उसके लंबाई पर निर्भर करेगा, आवर्तकाल के लंबाई पर निर्भर करेगा लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। आप देखे होंगे ग्रीष्म काल में लोलक का लंबाई बढ़ जाता है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ग्रीष्म काल में लोलक की घड़ी जो हो जाएगी वो धीमी हो जाएगी। अब देखेंगे आप, अगर वही शीत ऋतु आ गया, ठंड का मौसम, तो लोलक की लंबाई यहाँ पे घट जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, घड़ी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक। लोहे की कील पारे पे तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये सारा कहानी किसका है, सापेक्षिक घनत्व का। तो लोहे का गेंद देखेंगे तो पारे पे तो तैरेगा, एक जैसे बर्तन आप ले लीजिए, इसमें पारा डाल दीजिए, ठीक, ठीक, और एक बर्तन और लीजिए, इसमें आप क्या डालिए, पानी डालिए, ठीक है, इसमें वाटर डाल दिए। अब क्या करेंगे, लोहे का कील डालेंगे, तो लोहे का कील अगर इसमें डालिएगा, ये लोहे का मान लीजिए कील हो गया, तो ये तैरेगा पारा में, लेकिन जैसे ही आप लोहे का कील इस पानी में डालिएगा, ये डूब के यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है पूछा गया है। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, सिंपल सा बात है। अगर कम होगा घनत्व तो उसमें तैरेगा, ठीक है, अगर अधिक होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो लोहे का घनत्व तो पानी से क्या होता है, अधिक होता है, तो ऐसे में वो डूब जाएगा, और पारे से क्या होता है, कम होता है, सिंपल सी बात है। अब कोई प्रश्न पूछा जाए इसी आधार पे आप कर लेंगे। पायरोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उच्च तापमान के लिए, वायु दाब के लिए, आर्द्रता के लिए, आंसर करें इसका। पायरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, इसमें कौन राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं, यूनिट लेस है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका विकृति, ठीक है। इसका जो है कोई आयाम आपका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल है यहाँ पे, दाब है, दाब का आपको पता ही है कि पास्कल होता है, ठीक है। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है, अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर कीजिए आप लोग। देखिए प्रकाश की अगर बात करें तो नेत्र के सामने वक्रीय पृष्ठ, जिसे कार्निया पटल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो दृष्ट पटल जो अपना होता है,
उसमें सलाका और शंकु, सलाका और शंकु यानी रॉड, और दूसरा आपका शंकु यानी कोन। इन्हीं पे जो है ये आपको मानव नेत्र प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है। तो ऐसे एक से अधिक हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 140। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरेनियम पे क्या करना है, यूरेनियम हो गया। यूरेनियम के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया यूरेनियम 92, ठीक है। इसका भार हो जाता है 235। इस पे क्या करना है, न्यूट्रॉन का बमबारी करना है। तो न्यूट्रॉन का यदि बमबारी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये पूछा गया है। बेरियम और क्रिप्टन बनेगा, एंटीमनी आपको नोवियम बनेगा, जेनॉन स्ट्रियम बनेगा, एक से अधिक, ठीक है। देखिए जब यूरेनियम पे आप न्यूट्रॉन का बमबारी करेंगे तो बेरियम क्रिप्टन, ठीक है, तो बेरियम भी बनेगा आपका और आपका क्रिप्टन भी बनेगा, ठीक है। ध्यान देंगे बेरियम और, लेकिन हमेशा विखंडन में बेरियम और क्रिप्टन का उत्पादन जो है नहीं होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेरियम और क्रिप्टन बनते हैं। देखिए कभी कभी यूरेनियम पे जो है आप न्यूट्रॉन का बमबारी करेंगे तो कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेंडियम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जेनॉन स्टेंडियम भी, बेरियम क्रिप्टन भी। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी कर लीजिए। अगला देखिए मेलाआइट अयस्क है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेलाकाइट जो है किसका अयस्क है, आयरन का, कॉपर का, जिंक का। देखिए चाहे बात करें एल्युमिनियम का, आयरन का और कॉपर और जिंक, ये प्रमुख अयस्क है। तो यहाँ पे पूछा गया है मेलाकाइट, ठीक है। आंसर करें, मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ यहाँ पे बता देते हैं, एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम के अयस्क की बात करेंगे तो बॉक्साइड हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा। आयरन का देखेंगे, आयरन की बात करेंगे, आयरन, यहाँ पे आयरन दिया है आपको, तो आयरन में देखेंगे तो क्या मिलता है आपको, हेमेटाइट मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पेराइट, ये सब मिलता है। वैसे ही कॉपर में यदि आप देखेंगे तो कॉपर में जो है आपको कॉपर पेराइट, मेलानाइन, ठीक है, ये सब क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, ये सब जो है मिलता है। जिंक में देखेंगे आपको तो वहाँ पे आपको जिंक जो है ब्लेड, कैलामाइन, जीकानाइट, ये सब मिलता है। आगे देखिए फेन प्लोन विधि प्रयुक्त की जाती है। फेन प्लोन विधि कहाँ प्रयोग की जाती है, बक्साइड अयस्कों को मुक्त करने के लिए, सल्फर अयस्कों को मुक्त करने के लिए। आंसर करें, सल्फर अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेन प्लावन विधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ग्रेना प्रायः पाया जाता है, ग्रेना। आंसर करें, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल है, सही इसमें बताना है कौन है। एमाइलोप्लास्ट में संचित होता है प्रोटीन, एलियोप्लास्ट में संचित होता है तेल वसा, एरोप्लास्ट में संचित होता है कार्बोहाइड्रेट, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर सही बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एलियोप्लास्ट में तेल और वसा संचलित होता है, ठीक है, तो उसमें स्टोर होता है तेल और वसा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 145। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोपंजर का कार्य नहीं है। अब सही ऑप्शन एक हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 147। 146 पहले देख लेते हैं। देखिए पक्षाव में शामिल होता है, तो इसमें जो है कोशिका की गति, कोशिका के चारों ओर द्रव का संचलन, यांत्रिक ग्रहण। तो देखिए कोशिका हो, उसके चारों तरफ मिलने वाला द्रव हो, ये सब इसमें पक्षाव में सहायक होता है। तो ऐसे में आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला देखिए घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। अब कभी कभी देखिए जैविक नाम भी पूछा जाता है, सामान्य नाम से आपको कभी कभी वैज्ञानिक नाम, तो घरेलू मक्खी का पूछा गया है, ठीक है। इसका घरेलू मस्का, ठीक है, घरेलू मक्खी का जो नाम क्या है, मस्का है, ठीक है, याद रखेंगे। मानव का जैविक नाम क्या है आपको,
होमोसेपियंस है। आम का क्या है? मंजूराफरा इंडिका है। गेहूं का टिटिकम जो है एप्सिकम है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 148, कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? कोशिका चक्र में आपको दो ही जो है प्रोस्थाय देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण इस चरण में होता है। अगला देखिए, अब एक आध क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स। उत्सर्जन व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ अमोनोलिटिक होती है। सरीसृप पक्षी और भूमि घोंघे यूरोलिटिक होते हैं। देखिए सही बताना है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। सरीसृप हो, पक्षी हो, भूमि घोंघे, ये क्या होते हैं? यूरोलिटिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? ये रामदेव मिश्रा को। ठीक है, भारत के पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। चलिए, तो बाकी आप लोग लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। तो टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे जो है टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, लेकिन इसके पैरेलल में आप सभी के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर अभी चल रहा है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर, इसको भी आप जरूर देखें। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।